होता है एलपीजी? एलपीजी पता है सबको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आज आपके आसपास आप जो कुछ भी देखते हो, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, उन सब के लिए एलपीजी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन है। ठीक है, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? इट इज अ कंटिन्यूएशन स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का क्या स्टेटस था। इट इज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की कितनी पुअर हालत थी, उसके ऊपर हमने पहले पढ़ा, चैप्टर 1। चैप्टर 2 कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने किस तरीके से आगे मूव किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बेसिक प्रॉब्लम्स, और उनको कैसे फेस किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों लेवल पर हमने डिस्कशन किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया। देन 5 ईयर प्लान्स वाला पोर्शन पढ़ा था, और भी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, ये सारा पोर्शन पढ़ा था। इट वाज पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1950 टू 1990। देन हमने देखा था कि सर इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके ऊपर काम हुआ था, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाली, उसके ऊपर काम हुआ था। सो द पॉइंट इज, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक, ओके, अब हम उसका इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। सर, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द मीन ऑफ अप्रेजल? अप्रेजल का था इवैल्यूएशन, क्या वर्ड था एक्चुअल, और दूसरा एक और वर्ड जो आपने बताया था, असेसमेंट। असेसमेंट, किसी भी चीज को असेस करना। सेल्फ अप्रेजल होता है एक, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, आप एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरते हो, अपने आप को इवैल्यूएट करते हो कि मैं अपने आप को 10 में से 8 नंबर इसमें दे रहा हूं, 9 इसमें दे रहा हूं, इस टाइप से। फिर आपका बॉस आपको इवैल्यूएट करता है, अप्रेज करता है, फिर फाइनली इंक्रीमेंट प्रोसेस आता है। तो अप्रेजल मींस इवैल्यूएशन। इंडिया की जर्नी अब पहुंच गई है 1991 में। कोई भी बड़े चेंज के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है लाइफ में? कोई भी बड़ा चेंज है, घर चेंज करना है आपको, जॉब चेंज करनी है, स्कूल चेंज करना है, तो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जनरली? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। नॉर्मल कोर्स में प्रॉब्लम। आप कोई भी चीज चेंज करना कब चाहते हो? जब आपको उस चीज से प्रॉब्लम होती है। यस, ऐसे जनरली कई बार आप चेंज इसलिए भी करते हो क्योंकि आप डेवलप होना चाहते हो, तो डेवलपमेंट इज द राइट वर्ड। ओके, फिर से आते हैं। सो 1990 तक की जर्नी में इंडिया ने प्री इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में काफी अच्छा काम किया, लेकिन इतना भी अच्छा काम नहीं किया कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, अपने खुद के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को मैनेज करना, इंडियन पीपल को मैनेज करना, उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना, ये सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने काफी अच्छी तरीके से एड्रेस करी थी। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि 1991 में गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत कम हो गया। बहुत कम फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो इतना कम हुआ कि 14 डेज तक का ही सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता था इंडिया। अभी ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी लग रही है कि सर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो रहा है, उससे हमारी डे टू डे रेगुलर लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, सर मुझे खाना है रुपीज से रुपीज नहीं खाना है, रुपीज से ट्रांजेक्ट करके मुझे कंजम्पशन करना है, मुझे रुपीज से ट्रांजेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ये डॉलर्स का यहाँ पे क्या रोल? अब इसको समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज से बहुत हैवी लोन्स लिए थे। आप जब भी लोन्स लेते हो तो रीपे करते हो कि माफ हो जाता है? रीपे करते हैं। आप जब भी लोन्स रीपे करते हो, दो पोर्शन में रीपेमेंट होता है, एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एस्पेक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ये जो रीपेमेंट है, अगर आपने डॉलर्स में लोन लिया है तो आप रुपीज में पे करोगे क्या? नहीं, आप किस में पे करोगे? डॉलर्स में। सो नाउ अगर इंडिया एज अ कंट्री लोन लेती है और वो पे नहीं करती है, तो क्या इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे दिक्कत नहीं आएगी? आएगी। अगर आप कोई भी लोन नहीं पे करते हो तो क्या आपके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं? यस और नो? एज अ इंडिविजुअल देखो, आपने बैंक से लोन लिया, विद मॉर्गेज या विदाउट मॉर्गेज डजंट मैटर, अगर आप उसको रीपे नहीं करते तो आप एक्शनेबल कॉज पे आ जाते हो, आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। तो इन द सेम वे इंडिया एक इतनी बुरी स्थिति में आ गया था कि इंडिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व ही नहीं बचा था। उसने इतने लोन्स ले लिए कि रीपे कर करके उसका सारा रिजर्व खत्म हो गया। अच्छा, अभी राइट नाउ हम जस्ट डिस्कसिंग, बुकिश पे आएंगे। आपका सोचने का नजरिया पहले बढ़ना जरूरी है। मुझे बताओ, अगर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है एज ए गवर्नमेंट, ये फॉरेन करेंसी आपके पास कहां से आएंगी? एज ए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी कैसे आएंगी? यस, क्या कुशाग्र? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे फॉरेन करेंसी आती। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है क्या? रेमिटेंसेस। वेरी नाइस, रेमिटेंसेस। रेमिटेंस में क्या होता है कि कोई इंडियन आउटसाइड इंडिया चला गया, वो वहां जॉब करता है, वो वहीं अर्न करता है, और वहां से वो इंडिया में पैसा सेंड करता है। तो इंडिया में क्या आ रहा है? डॉलर, और आरबीआई उसे कन्वर्ट करके उसके फैमिली मेंबर को रुपीस दे रही है। इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो एक चीज फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट से आई, दूसरी रेमिटेंसेस से। और बताओ कैसे आती होगी? टूरिज्म, ठीक है। थर्ड टूरिज्म। और बताओ, अभी इन तीनों के बारे में सोचो। एक मिनट बस प्लीज ना, सुनूंगा। 1990 में क्या अच्छा एक्सपोर्ट था? नहीं।
क्या अच्छा टूरिज्म था? ठीक ठाक था। ताजमहल आज भी इतना अच्छा नहीं है, वो सिटी आज भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं, पर स्टिल चलो मान लेते हैं टूरिज्म थोड़ा बहुत। तीसरा एक और क्या था? रेमिटेंसेस। बहुत सारे लोग तो इंडिया के बाहर नहीं गए थे, वहां से भी कम वीक रेमिटेंसेस थे इंडिया के। तो इन तीनों से फॉरेन करेंसी नेचुरली इंडिया की कम थी। यस कुशाग्र, और क्या बोल रहे हो आप? FDI। वेरी नाइस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1990 तक इंडिया में कोई भी फॉरेन कंट्री या कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती थी। इंडियन पॉलिसी ऐसी थी कि आप कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इंडिया में नहीं कर सकते। क्यों? वही वाला पॉइंट कि हम अंग्रेजों से के उससे डरे हुए बैठे थे, और इंडियन गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी मेजरली 1990 तक, तो उन्होंने कभी ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए कि वो फॉरेन आपकी कंपनीज इन्वॉल्व हो सके। तो एफडीआई भी नहीं थी। और बताओ और कहां से आ सकते हैं फॉरेन लोन्स? सॉरी आंसर ही दे दिया मैंने। फॉरेन करेंसी वो आता है फॉरेन लोन से। अगर हमने डॉलर्स में लोन ले लिया तो हमारे पास क्या आया? डॉलर्स। यू गॉट द पॉइंट। सो अगेन द पॉइंट हियर इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये आई थी कि उसके पास फॉरेन करेंसी ही नहीं थे, ना प्रिंसिपल पे करने के, ना इंटरेस्ट पे करने के लिए नहीं थे, तो प्रिंसिपल तो भूल जाओ। ठीक। दूसरी मेजर प्रॉब्लम इंडिया ने जो फेस करी थी 1991 में, वो थी कि इंडिया के जो नॉर्मल गुड्स थे, जो रेगुलरली यूज गुड्स थे, उन सब के प्राइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई हो गए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई प्राइसेस थे इंडिया के 1991 में। रीजंस पे अभी हम नहीं आते, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके बाद में आएंगे अभी हम। सो ये दो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था कब? 1991 में। यहां तक तो कोई डाउट नहीं स्टोरी में। ठीक, अब स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। ठीक, ओके। नाउ इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने फॉरेन लोन्स ले रखे थे बहुत सारे, उनका रीपेमेंट करने में सारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था। ठीक, अब आप मुझे सोच के बताओ, एज ए नॉर्मल हाउस होल्ड आप लोन्स कब लेते हो? जब आपकी 1 लाख अर्निंग है और 90,000 का एक्सपेंडिचर है, आप तब लोन लोगे क्या? सोचो, 1 लाख पर मंथ की आपकी अर्निंग है, 90,000 पर मंथ का आपका एक्सपेंडिचर है, आप तब लोन लोगे क्या? नहीं। तब क्यों लोन लोगे सर? अभी भी 10,000 रुपए का सरप्लस बच रहा है, तो कब लोन लोगे? कब लोगे आप लोन? जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा आपके रिसीट से। इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में आ गया था। तो क्या ये सुनने में लग रहा है कि इंडिया बहुत गलत कर रहा था? सुनने में तो लग रहा है कि सर ये क्या बात है सर, वो हमने बचपन से एक कहानी सुनी, एक वो कहावत सुनी है, जितनी चादर होती है उतने ही पांव फैलाने चाहिए, ऐसे कुछ बोलते हैं, सुनिए आप सबने। तो सर इंडियन पॉलिसी कितनी बेकार थी, गवर्नमेंट कितनी बेकार थी, उसने बिल्कुल इस बात को कंसिडर नहीं किया? द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नाउ प्लीज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मैं चाहता हूं आप उसको थोड़ा सा इमोशनली समझो, तो स्टोरी तो समझ में आएगी ही आएगी, इंडियन इकोनॉमी कैसे रन करती है वो भी आप समझोगे। ठीक है, सुनिएगा। सो कांग्रेस को हम मानते हैं कि उसने बहुत बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया की ग्रोथ के लिए, नो डाउट्स इन इट। ओके। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या थी? एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म, प्राइमरी सेक्टर जीरो, सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट जीरो, टर्शियरी सेक्टर ऑलमोस्ट जीरो, तीनों सेक्टर जीरो है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फुल पॉवर्टी है। यही था इंडिया का स्टेटस। गवर्नमेंट का काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना या फिर सोशल वेलफेयर करना? बताओ बताओ गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर करना, बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली यही किया होगा, वो ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करेगी जिससे कि लोग पॉवर्टी से ऊपर आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेगी जिससे कि इंडस्ट्री अच्छे से रन करे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेगी सोचो सर? वो रोड्स बनवाएगी, वो डैम्स बनवाएंगे। अच्छा सर बीच में सर चाइना ने वॉर कर दिया था तो इंडिया की बहुत बुरी हालत हो गई थी सर, हम हार ही गए थे ना वे वॉर। तो फिर सर पाकिस्तान ने भी कर दिया था। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वेलफेयर है, तो उसने डिफेंस के ऊपर भी खूब सारा एक्सपेंडिचर किया होगा। जब हमने वो आईपीआर पढ़ा था, आईपीआर में क्या था? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, सारी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन रन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी। इसका मतलब वहां पे भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना था। तो गवर्नमेंट के पास पोस्ट इंडिपेंडेंस, थिंक फ्रॉम हार्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस बेचारी कांग्रेस के पास इतना ज्यादा प्रेशर था इंडिया को ग्रो करने का, और हाथ में पैसा कुछ भी नहीं था। तो आप सोचो, लॉजिकली सोचो, तो क्या उसको लोन नहीं लेना चाहिए था? यस और नो? रोड्स है नहीं। अब आप यहां पे डिलेमा समझो गवर्नमेंट का कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। ठीक, वहां से आउटकम इतना कम आ रहा है कि यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट डॉलर्स में करना, डॉलर्स तो है ही नहीं, कैसे करेगी गवर्नमेंट? लोन लेगी कि नहीं लेगी? यस। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है। इंडस्ट्रियल के बाद में आते हैं, पहले इसी को आते हैं, प्राइमरी को आते हैं। अभी हम सब कुछ, मैं सब कुछ लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर से लिंक कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर वेलफेयर। अगर वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही तो रिच को रिच तो करने नहीं देगी कि अमीर अमीर बनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट प्रोड्यूस सब्सिडीज टुवर्ड्स फर्टिलाइजर्स। सब्सिडी में क्या होता है? कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा आपका जो फार्मर होता है वो देता है। अभी गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो तो उसके आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। नहीं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्निंग होगी तो टैक्सेशन होगा। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर की अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं है, पता है ये बात आपको?
एग्जिम्ट है, जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की अर्निंग है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो तब तो आप भूल ही जाओ। इट मींस गवर्नमेंट ने फिर एक बार आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर क्या सब्सिडीज प्रोवाइड करी, उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। कहां से लाएगी गवर्नमेंट पैसा, लेना ही पड़ेगा लोन। तो प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए लोन लेना पड़ा। अब सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं ना, इंडस्ट्रीज है, आपने गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, मैं जानबूझ के वर्ड्स एग्जैक्टली यूज करता हूं आपके ब्रेन में बार बार जाए। कैटेगरी 1 वाइटल, कैटेगरी 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की जिम्मेदारी उन्होंने बोला हम ग्रो करेंगे, ठीक, और वो कर नहीं पाए, आउट ऑफ करप्शन मान लो या आउट ऑफ एनीथिंग मान लो, जॉब सिक्योरिटी मान लो, वो कर नहीं पाए। तो कॉन्स्टेंटली क्या हुआ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में एग्जिस्टिंग था वो लॉस मेकिंग होने लगा, तो अगेन जेब से जाने लगा गवर्नमेंट के पैसा। अगेन कैसे इसको गवर्नमेंट फुलफिल करेगी, लोन्स लेके करेगी। और आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में रोड्स बनाने पड़ते हैं, डैम्स बनाने पड़ते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आज आप रोड्स बना देते हो ग्वालियर से शिवपुरी तक, दिल्ली से आगरा तक, अगर आपने रोड बना दिया तो पहले इन्वेस्टमेंट होगा कि पहले इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी छोटा बड़ा नहीं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न कब तक आएगा, 10 साल तक, 20 साल तक। कितने रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए पर कार, ऐसे देते हैं। टोल आजकल जो आपका टोल कटने लगा है, किससे कटता है, क्या बोलते हैं उसको, फास्टैग, फास्टैग से जो आपका डिडक्ट होने लगा है। कई लोग तो अब देने लग गए, पहले तो वो भी नहीं देते थे। सो द पॉइंट हियर इज, आपका रोड्स, डैम्स, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें पहले खर्चा करना पड़ता है, पहले हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, फिर ना जाने कब आपका उसका रिटर्न आता है। पिछले 10 साल में ही आपकी रेलवेज प्रॉफिटेबल हुई है, उससे पहले वो लॉस मेकिंग थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर 10 साल पहले तक। ये लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे तब फर्स्ट टाइम आपकी रेलवेज प्रॉफिटेबल हुई थी, अब काफी प्रॉफिट में, और तब नहीं थी। सो अगेन पॉइंट हियर इज, स्टोरी में दिल लगाओ कि बेचारी कांग्रेस के ऊपर क्या क्या हुआ, पर ये पास्ट है, प्रेजेंट को मत जज करना कांग्रेस को इस तरीके से। ओके, फिर से, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि एक तो स्ट्रगल में लोगों ने बहुत हेल्प करी थी कांग्रेस की। अब स्ट्रगल के बाद अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक की हेल्प नहीं करी तो उनको एक ही बात भी सुननी पड़ती थी कि इससे अच्छे तो हमारे अंग्रेज थे। ऐसा बोलते हैं कि यार क्या बेकार गवर्नमेंट है, कुछ नहीं कर रही, इससे अच्छे तो अंग्रेजों का रास्ता, कम से कम ये तो हो जाता। सो अगेन अ लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर ऑन द गवर्नमेंट। पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली आपकी बहुत इंक्रीज, तो डिक्रीज नहीं हो रही थी, इट वाज इंक्रीजिंग इनिशियली। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा खासा था। देन आपका आते हैं आप इंडस्ट्री सेक्टर के बाद टर्शरी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के लिए, अरे सर्विस सेक्टर पे आते हैं, तो सर्विस सेक्टर तो बहुत बाद में, इनफैक्ट 1990s के बाद सर्विस सेक्टर ग्रो किया था। इंडिया में सर्विस सेक्टर ऐसी कोई बहुत अच्छी ना कंपनी थी ना कोई अपॉर्चुनिटी थी। तो इन एनी वेज गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटली 1950 से 1990 तक, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1990 तक सिर्फ एक्सपेंडिचर ही किया। अब लॉजिकली सोच के बताओ कहां से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोन से। गवर्नमेंट का ये भी मन नहीं था कि चलो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी कंपनी सेल आउट कर देते हैं हम किसी अमेरिकन कंपनी को, तो वो जब परचेज करेंगे तो फॉरेन करेंसी में लोन देंगे। ये भी आउटलुक नहीं था, क्यों, वही कि ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे देश को लूट के ले गए थे, सेम आउटलुक। तो इस चक्कर में वो भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। सो आप थोड़ा सम अप करते हैं स्टोरी को। गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा पोर्शन या फोरम नहीं था जिससे इनको एक रेगुलर हैवी इनकम मिलने लग जाए। जो भी इनकम मिलती थी वो बहुत कम होती थी उनके इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आई। इस चक्कर में गवर्नमेंट को बहुत हैवी लोन्स लेने पड़ते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उन लोन्स को पे करने के लिए पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे, प्रिंसिपल पे करने से पहले तो इंटरेस्ट पे करने तक कभी पैसा नहीं था इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो ये प्रॉब्लम थी जो इंडिया ने फेस करी 1991 में। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि फोर्टनाइट के लिए भी पैसा नहीं था इंटरेस्ट पे करने के लिए, एंड इंडिया के अंदर जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो रेगुलरली यूज होते थे उसके मार्केट प्राइसेस में बहुत हैवी इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया। क्लियर है यहां तक की स्टोरी? मैंने रीजंस को भी काफी अच्छी तरीके से टच कर दिया है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा नॉन फॉर्मेटेड वे में जनरली डिस्कस किया है। मैं इसको फॉर्मेटेड वे में भी अभी कन्वर्ट करूंगा। चलिए लिखिए इस पोर्शन को, देखो एक बार हम रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया इन 1991 क्या था? फॉरेन करेंसी रिजर्व वर एक्सट्रीमली डिक्लाइंड टू द एक्सटेंट दैट द कंट्री कुड मैनेज द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पेमेंट्स फॉर ओनली 14 डेज, ये फोर्टनाइट के लिए। राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, इन्फ्लेशन, ये दोनों प्रॉब्लम्स लिख लीजिए इसको।